जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार जक्की अकेडमी टेक्नोलॉजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ सबसे पहले क्योंकि मैं काफ़ी लंबे दिनों के बाद ये वीडियो ला रहा हूँ। इसका रीज़न है कि मैं आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ जो 1 फरवरी को लाने वाला हूँ। मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूँ जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो बच्चे नए होंगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपकी एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का कंटेंट आप लोगों के सामने लाता रहूँ। तो प्लीज़ आप लोग अपने अपने 10-15 दोस्तों या ग्रुप में जरूर शेयर कर दें वीडियो को। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं जीवों में जनन, जिसे हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जनन होता है क्या। जनन कहूँ तो रिप्रोडक्शन, व्हाट इज द रिप्रोडक्शन होता है क्या, ये जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन को हम अपनी जबानों में कहूँ तो हम अपने जैसे संतानों को उत्पन्न करना, अपने जैसे संतान को पैदा करना, नई संतान को जन्म देना, नए बच्चे को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होता है, इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। तो यही रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने जैसे नई संतान को पैदा करना या जन्म देना या बर्थ देना, इसे हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। वही लाइन हमने एनसीईआरटी का लाइन उठा के लिखा हूँ, तो क्या है उसको पढ़ते हैं। जीवों की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अपने समान नई संतान उत्पन्न करते हैं, उसे हम जनन कहलाती है। यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पे संतान लिखा हुआ है, समझ में आ गया दोस्तों, यहाँ पे कहलाता है। चलिए आगे आगे का लाइन पढ़ते हैं, आगे में क्या कहलाता है। जनन जीवों की प्रजाति को बनाए रखने के लिए सहायता करता है। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो, जनन हम अपने जैसे प्रजाति, जैसे इंसान को ये ज़मीन पे, ये दुनिया में बनाए रखने के लिए जनन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर मान के चलो सारे के सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं पूरी दुनिया में अगर रिप्रोडक्शन करना बंद करते, तो क्या 100 साल या 200 साल के बाद कोई ज़मीन पे, कोई पृथ्वी पे कोई आदमी दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो हमें एक रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो अपने पूरी प्रजाति को, जैसे हमारी प्रजाति क्या इंसान है, कुत्ते की प्रजाति अलग होंगे, बिल्ली की भी प्रजाति, बिल्ली भी अलग प्रजाति में होंगे। तो इन सभी को बनाए रखने के लिए, कंटिन्यू जारी रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो जनन का महत्व, मतलब रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंट है, इसको जानते हैं। तो देखो, प्रजाति को निरंतर बनाए रखने के लिए इम्पोर्टेंट, ये हम कर चुके हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता उत्पन्न होती है ना। इस जैव विकास में सहायक करता है। तो ये सब किसका इंपॉर्टेंस है जी, ये रिप्रोडक्शन का महत्व इंपॉर्टेंस है। आगे हम लोग जानेंगे रिप्रोडक्शन के टाइप्स, मतलब जनन के प्रकार। इसको हम इंग्लिश में रिप्रोडक्शन के टाइप्स के भी नाम से जानते हैं दोस्तों। रिप्रोडक्शन के टाइप्स मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब बताते हैं, ये 2 प्रकार की पूरी दुनिया में पाई जाती है, एक अलैंगिक और दूसरा पाए जाते हैं लैंगिक। इसी को हम लोग इंग्लिश में एसेक्सुअल के नाम से भी जानते हैं, और इसको लैंगिक को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो अब हम लोग जानते हैं अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग जानते हैं इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें एक ही पैरेंट की आवश्यकता होती है, मतलब एक ही जनक की, मतलब कहूँ तो एक ही पैरेंट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मेल और फीमेल दोनों में से कोई एक हो तो बच्चे को जन्म दे देगा। इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, यह बहुत बहुत जल्दी होने वाली प्रक्रिया है ना। इसमें कम विभिन्नता देखने को मिलता है। जैसे अगर बाप मान के चलिए कोई मेल अगर बच्चे को जन्म देता है तो वो मेल के हूबहू देखने को मिलेगा, मतलब इसमें कोई चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। जैसा माँ रहेगा वैसा बच्चा भी रहेगा, जैसा बाप रहेगा ऐसा बच्चा भी देखने को मिलेगा। इसी को कहते हैं कम विविधता, कम चेंजिंग देखने को मिलेगा कंपेरिजन टू पेरेंट के हिसाब से। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा होता नहीं है। चलिए अब हम लोग जानते हैं अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन क्या होता है दोस्तों, ये एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है ना। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे अमीबा में द्विखंडन होता है, प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन होता है। अमीबा का विखंडन मतलब 2 या 2 से अधिक भागों में अलग अलग हो जाना, टूट जाना ही क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। कितने भागों में, 2 या मोर देन 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाना ही विखंडन होता है। जैसे अमीबा 2 भाग में अलग हो जाते हैं और दोनों भाग बच्चे को जन्म दे देते हैं। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, बहुविखंडन होते हैं, कई सारे प्लाज्मोडियम टूट के और उस प्लाज्मोडियम टूटने के बाद फिर नए बच्चे को जन्म दे देते हैं, तो उसे हम बहुविखंडन के नाम से भी जानते हैं। खंडन क्या होता है जी, खंडन एक सरल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे एस्पेरागोरिया में पाया जाता है दोस्तों, है ना। ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। अब चलिए आगे क्या है,
पुनरुद्भवन, जैसे हम लोग पूर्ण जनन के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में रीजनरेशन में। इसमें क्या होगा दोस्तों, किसी भी यूनिसेलुलर के कोई भी पार्ट टूट जाता है, वो पार्ट टूट के फिर एक नया जीव बना लेता है। वो कहाँ देखने को मिलेगा, आप एक हाइड्रा में देखने को मिलेगा, प्लेनेरिया में देखने को मिलेगा, और एक आपके घरों में जो होता है छिपकली, उसमें देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, आप लोग देखे होंगे, जब छिपकली का पूंछ जब टूट जाते हैं तो वो पूंछ फिर से आ जाते हैं, मतलब वो रीजनरेशन कर लेते हैं। तो वही हमने लिखा, शरीर का टुकड़ा नया जीव बना सकता है, मतलब नया, अगर शरीर का कोई टुकड़ा टूट जाता है फिर वो नया जीव बना सकता है, नया टुकड़ा बना सकता है। इसी को हम बोलते हैं रीजनरेशन। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आता होगा। अब हम लोग जानेंगे मुकुलन। मुकुलन क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। बडिंग बडिंग नाम से आप लोग थोड़ा जान गए होंगे। बडिंग क्या होता है दोस्तों, ये मेनली ईस्ट में देखने को मिलता है, हाइड्रा में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, हम एक फिगर बनाते हैं, ये हमारा ईस्ट हो गया मान के चलिए। इससे यहाँ से बड आया, यही बड आया, यही बड थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये भी एक नया नया ईस्ट बना दिया। इसी को हम बोलते हैं मुकुलन, मतलब ये बड निकला, इसी को हम बोलते हैं बड। यही बड बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद क्या बना दिया जी, एक ईस्ट बना दिया। मतलब ये बड निकलने से जो बनता है, शरीर का किसी भी मुकल से बनता है, उसे हम मुकुलन बोलते हैं। मुकुलन मतलब शरीर का कोई पार्ट से जो बनता है उसे मुकुलन के नाम से भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, कायक प्रबंधन। कायक प्रबंधन एक पौधों में पाए जाने वाली प्रक्रिया होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग मोस्टली जो पौधे, किसी भी पौधे को उगाते हैं तो पहले बीज डालते हैं उस पौधे के, तो फिर वो नया प्लांट के रूप में आते हैं। लेकिन इसमें हम लोग ऐसा नहीं करते। इसमें हम लोग किसी पौधे की तना ले लेते हैं, जड़ ले लेते हैं या पत्ती ले लेते हैं, उसको रोपने से एक नया प्लांट हो जाता है, उसे हम कायक प्रबंधन कहते हैं। सिर्फ बीज को छोड़कर, बीज इसमें यूज नहीं करेंगे, एक्सेप्ट EXCEPT, एक्सेप्ट सीड। इसमें हम सीड के द्वारा पेड़, नए नए पेड़ को हम नहीं उगाएंगे, समझे। तो इसी को हम बोलते हैं कायक प्रबंधन। इसका उदाहरण देखने को मिलेगा आलू, गुलाब, गन्ना, ये सभी में देखने को मिलेगा। तो जो बच्चे नए होंगे, तो सबसे पहले आपको अगर ये सेशन अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। फिर हम आ रहे हैं 1 फरवरी को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर, जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पैटर्न से ला रहे हैं, और जो भी एग्जाम में जो भी इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा, वही एनसीईआरटी का पॉइंट हम अभी पढ़ा रहे हैं आपके थ्योरी के फॉर्म में। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं। इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन इसको हम पढ़ देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। ये राजोपस में पाया जाता है दोस्तों, ये पर्टिकुलर परिस्थितियों में सुरक्षा के लिए होते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम जानते हैं लैंगिक जनन। वो जितने भी पढ़े पीछे, वो सारे के सारे किस में आ रहे थे, और लैंगिक जनन में। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा दोस्तों, 2 जनकों की आवश्यकता होती है, मतलब 2 जनों की आवश्यकता होती है। एक मेल और फीमेल आपस में आते हैं, संबंध बनाने के बाद फिर उससे जो बच्चे पैदा होते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हिंदी में लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। इसमें मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होगी, बिना इन दोनों की आवश्यकता से ये हो नहीं सकता। लेकिन अलैंगिक में ऐसा नहीं होता, उसमें चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से किसी एक से बच्चे पैदा हो जाते थे। लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्या होगा, बच्चे को जन्म देने के लिए दोनों का होना बहुत बहुत जरूरी है। आगे इसमें नर और मादा युग्मक एम्ब्रायो बनाते हैं। फिर और तीसरी पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें अधिक विभिन्नता देखने को मिलता है। देखो, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अधिक डिफरेंट बच्चे में और माता पिता में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर हम लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने माता पिता से हम लोग हूबहू मिलते नहीं है ना। हालांकि उसकी कैरेक्टर, उसकी गुण थोड़ी पाई जाती है डीएनए के कारण, लेकिन इतना भी मतलब पूरी हूबहू देखने को नहीं मिलता है। वो हूबहू देखने को हमें अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में विभिन्नता पाई जाती है, चेंजिंग पाई जाती है ना। समझ में आ गया। लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है, फिर से एक बार रिपीट करना चाह रहे हैं दोस्तों। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जो भी पेरेंट्स होंगे, मतलब कोई मेल से अगर बच्चा हुआ तो मेल के जैसे बच्चा भी लगेगा देखने में, और मेल भी वैसे हूबहू देखने को मिलेगा, कोई किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं। और जितने भी बच्चे होंगे सभी एक जैसे ही देखने को मिलेगा। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है दोस्तों, उसमें बच्चे के बीच में विभिन्नता पाई जाती है, और प्लस में उसके माता पिता में भी कुछ विभिन्नता, मतलब अलग शकल देखने को मिलता है ना, एक जैसा शकल देखने को मिलता नहीं है। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से लैंगिक जनन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, लैंगिक जनन का महत्व क्या है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का महत्व क्या है। देखो, इसमें अधिक विविधता पाई जाती है, ठीक है। इसमें प्रजाति को उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए, मतलब प्रजाति को कंटिन्यू जारी रखने के लिए, ह्यूमन को पृथ्वी पे रहने के लिए, आगे वाले पीढ़ी टू पीढ़ी के रहने के लिए लैंगिक जनन इंपॉर्टेंट है, ये हम पहले जान रखे हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे पौधों में कैसे होता है दोस्तों, पौधों में लैंगिक कैसे होता है, पौधों में सेक्सुअल कैसे होता है। तो देखिए, पौधे में पुंकेसर होता है, जिसमें नर जननांग होते हैं, और स्त्री केसर क्या होता है जी, मादा जननांग होते हैं। इन दोनों के बीच में आपस में पोलिनेशन होता है। पोलिनेशन कहूँ तो परागण या निषेचन के नाम से भी जानते हैं। परागण में क्या होता है दोस्तों, परागण में स्थानांतरण होता है, निषेचन में युग्मकों का संलयन होता है।
चलिए ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे। चलिए अब हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, मानव में लैंगिक जनन का क्या क्या ऑर्गेन होते हैं। नंबर 1 विर्सन होते हैं, शुक्रवाणी, प्रोटेस्ट, ग्रंथि, ये सब क्या है मेल में पाए जाने वाले सेक्सुअल पार्ट हो गए। आगे हम लोग जानते हैं मानव में लैंगिक जनन मादा में आप लोग जानेंगे मादा में कौन कौन सेक्सुअल पार्ट होंगे। एक होता है अंडाशय, अनबनी, गर्भाशय, फोर्थ योनि, ये सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए मेल में पाए जाने वाले होते हैं। अगला हम पढ़ेंगे ऋतुस्राव, इसका मीनिंग नहीं जानते होंगे, लेकिन जब इसका इंग्लिश में बोलेंगे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसलिए जब आप लोग इंग्लिश का वर्ड जो होता है साइंस में काफ़ी हार्ड होते हैं। आप लोग कभी भी आगे जाके पढ़िएगा तो मैट्रिक के बाद तो आप लोग साइंस इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है ना, इसके लिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। देख रहे हैं कितनी भारी भारी वर्ड है ऋतुस्राव, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन सारे बच्चे सुने होंगे है ना। मेंस्ट्रुएशन क्या होता है दोस्तों, और मेंस्ट्रुएशन कब होता है? देखो ये फीमेल में पाए जाने वाले सभी बच्चे जानते होंगे, और ये निषेचन न होने पर होता है, समझ गए। ये लगभग 28 दिनों का चक्र चलता है, जिसमें फीमेल का इंडोमेट्रियम जो सेल होते हैं वो फट जाता है, जिसकी वजह से मादा में से फीमेल में से ब्लड फ्लो होने लगते हैं। आगे हम लोग जानेंगे जनन स्वास्थ्य में क्या क्या आते हैं। इसमें मेनली 2 आते हैं, यौन रोगों का बचाव कर सकते हैं, गर्भ निरोधक उपाय ले सकते हैं। चलिए आपका ये पूरी की पूरी थ्योरी कंप्लीट होगी। एनसीईआरटी का एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेगा। आपको अभी भरोसा नहीं होता होगा, लेकिन हम 1 फरवरी को ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसमें जो बच्चा ये सेशन किया होगा उसमें मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो भी थोड़ा ऑड क्वेश्चन होंगे तो हमने उस ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करवाएंगे। इसलिए आप लोग जो भी बच्चे हैं नए हैं हमारे चैनल को शेयर कर दें, और कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि हमें मोटिवेट मिलता है कि हम इस प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। अब रही बात एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या याद करना है, ये जितने भी दिए हुआ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर लेना है दोस्तों। उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी किसी भी बच्चे को किन्हीं बच्चों को डाउट है, किन्हीं बच्चों को प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट बॉक्स नीचे दिया गया है उसमें कमेंट जरूर करें, फिर हम आपकी प्रॉब्लम को जानने के बाद हम उसका रिप्लाई करेंगे और उसका जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए।